हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वॉर ऑफ हिडन लव का पार्ट 21 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि लैन कुरैन और विंग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों बहुत खुश रहते हैं, आपस में वह काफ़ी ढेर सारी बातें करते हैं, रात में डिनर करते हैं और फिर जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। काफ़ी रात हो जाती है तो कुरैन विंग के रूम में आते हैं और कई सारी इमोशनल बातें करते हैं। कुरैन को लगा था कि विंग सोया है, मगर ऐसा नहीं था, विंग जगा था। उनके जाने के बाद विंग उठता है और खुद से कहता है कि मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि मेरे फादर से मिस्टर कुरैन इतने ज़्यादा नफरत क्यों करते थे। तो चलिए अब हम उसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एक नई सुबह विंग और लैन कुरैन साथ में अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुरैन ने कहा, विबुसियान, क्या तुम्हें आज भी ऑफिस नहीं जाना है? विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है अंकल, आज मुझे जाना होगा। आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, शायद लेट भी हो जाऊं। पर प्लीज़ आप वेट मत करिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरा वेट करें और आपकी तबीयत खराब हो जाए। विंग ने थोड़ा सा सीरियस होते हुए अपनी बात कही। तो फिर जल्दी आने की कोशिश करना, कुरैन ने हंसते हुए कहा। इसका मतलब है आप वेट करने वाले हैं? विंग ने कुरैन को घूरते हुए कहा। कुरैन ने कहा, विबुसियान, ऐसे मत घूरो, नहीं तो मेरे सर्वेंट क्या कहेंगे। लैन कुरैन एक बच्चे से डर गए। विंग ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो देखा कि सर्वेंट उन्हें बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। विंग भी थोड़ा झेप गया था। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा है कि आप वेट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। यह कहकर वह उठ गया। जैसे ही वह जाने वाला था, कुरैन ने कहा, मैं लैन कुरैन हूँ, मैंने जब कह दिया तो कह दिया, तुम्हें जल्दी ही आने की कोशिश करनी है। कुरैन ने हंसते हुए कहा, तो आप नहीं मानेंगे? विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। कुरैन ने भी अपनी गर्दन ना में हिला दिया। विंग ने कुरैन को घूरा और कहा, ठीक है, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी हूँ। आज मैं बहुत ही लेट आऊंगा और देखता हूँ कब तक आप मेरा वेट करेंगे। कुरैन ने कहा, ठीक है, देखते हैं, मगर अब जाओ, लेट करना अच्छी बात नहीं है। विंग ने कहा, अपना ख्याल रखिएगा, और उन्हें वो किया और वहां से चला गया। कुरैन भी अपने रूम में चले गए, मगर सभी सर्वेंट एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही थी, कुरैन अपने गेस्ट से इतनी ज्यादा क्लोज कैसे हो सकते हैं। वह बस सिचैन से ही इस तरीके का बिहेव करते थे, बाकी सबसे तो कोल्डली ही पेश आते थे, लान वांगजी से भी। यही बात उन्हें बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। विंग ऑफिस आकर अपनी केबिन में बैठ चुका था, उसके साथ वेनिंग भी था। तभी नी हुसैन वहां पहुंच जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, विंगा, क्या हो गया? आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? विंग ने नी हुसैन की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि नी हुसैन बहुत ही जल्दी में आया होगा। नी हुसैन, इसे पी लो और खुद को थोड़ा रिलैक्स करो। नी हुसैन ने पानी का ग्लास ले लिया और उसे पीकर जब वह शांत हो जाता है तो उसने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या बात है विंग गगा, क्या आपको लैंड मैंसन में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है नी हुसैन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बल्कि मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मिस्टर लैंड का बिहेवियर बिल्कुल ही फादर की तरह है और इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है। मगर सर, ये कैसी बात हुई? ये तो अच्छी बात हुई ना, आपको खुश होना चाहिए। वेनिंग, जो अब तक अपनी फाइलों में ही उलझा हुआ था, हैरानी से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मैं खुश हूँ वेनिंग। अगर मुझे मिस्टर लैन कुरैन के इस सडन चेंज बिहेवियर के बारे में पता लगाना है। अब इसमें क्या पता लगाना है विंग गगा, ये तो बहुत अच्छा है ना? विंग ने कहा, हाँ अच्छा तो है, और मैं भी ये जान गया हूँ कि मिस्टर कुरैन के इस बिहेवियर में कोई बनावटीपन नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वजह थी उनके पहले के बिहेवियर में। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे? इसी वजह से मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड की जो डिटेक्टिव एजेंसी है उनके पास जाओ और वहाँ के सबसे सीनियर डिटेक्टिव को हायर करो जो बेस्ट हो,
और मिस्टर कुरैन के पास्ट के बारे में एक एक डिटेल का पता लगाकर मेरे पास ले आओ। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी, उनकी स्टडी कैसी थी, उनके फ्रेंड्स कौन कौन थे और किन से उनकी दुश्मनी थी। मगर आप ये क्यों करना चाहते हैं सर? वेनिंग ने सीरियस होकर विंग की तरफ देखते हुए कहा। विंग, जिसका चेहरा इस वक्त कोल्ड बना हुआ था, उसने कहा, यह जरूरी है क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है। वेनिंग और नी हुसैन दोनों हैरान हो गए और उसी हैरानी के साथ विंग की तरफ देखने लगे, मगर इससे आगे किसी की भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। नी हुसैन उठ खड़ा हुआ और कहा, ओके विंग गगा, मैं ये जल्दी ही कर दूंगा। और वह केबिन से बाहर जाने के लिए मुड़ गया, मगर ये काम लानर गग्गा के आने से पहले ही पूरा करना है, विंग ने एक सीरियस आवाज में कहा। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि इस बात की भनक उन्हें लगे कि मैंने मिस्टर कुरैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई है। नी हुसैन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए काका, मैं मिस्टर लैन को कभी पता नहीं लगने दूंगा। यह कहने के साथ ही नी हुसैन केबिन के बाहर चला गया। आप ठीक तो है ना विंग सर? वेनिंग ने अपनी वरीड आंखों से विंग की तरफ देखा। वेनिंग, इतनी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब अपनी फाइलें मुझे दे दो, मुझे मेरा काम जल्दी से खत्म करना होगा। क्यों, कहीं आपको जाना है क्या? वेनिंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे लैन मेंशन जाना है, वो भी जल्दी ही। नहीं तो वो ओल्ड लैन आज भी डिनर नहीं करेंगे। क्या? वेनिंग ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विंग को देखने लगा। क्यों, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सच में वो ओल्ड लैन मेरा डिनर के लिए वेट करेंगे? अगर मैं नहीं गया तो करेंगे भी नहीं। ये उसी वक्त सही थे जब मुझसे हेट करते थे, मगर अब तो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह पैम्पर कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि मुझे इस तरीके की केयर की आदत नहीं है। किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की है जैसा कि मिस्टर लैन कर रहे हैं। ये कुरैन ना लानर गग्गा से भी ज्यादा केयरिंग नेचर के हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों लैन मिलकर मुझे बेबी ही बना देंगे, और कहीं बेबी बनाकर मुझे अडॉप्ट करने की प्लानिंग तो नहीं चल रही है ना वेनिंग? वेनिंग, जो कुछ समय तक हैरान परेशान होकर विंग की तरफ देख रहा था, अब विंग की बड़बड़ाहट सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। विंग ये देखकर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसने गुस्से में कहा, वेनिंग फाइल दो मुझे, सारे वर्क जल्दी कंप्लीट करने हैं। मगर वेनिंग को विंग के गुस्से का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी अपना हंसना जारी रखता है और हंसते हुए ही विंग की तरफ फाइल बढ़ा देता है। एक रूम में वांगजी मोसवानियों के पास बैठा था। वांगजी ने कहा, अब तुम ठीक हो मोसवानियों? मोसवानियों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी ने कहा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे मोसवानियों? मोसवानियों ने एक नजर म्याम्या की तरफ देखा। म्याम्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मोसवानियों ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं बहुत ज्यादा भरोसा करके ये बात बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। वांगजी ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो मोसवानियों। मोसवानियों ने कहा, बात उस समय की थी जब आपकी कंपनी, मो कंपनी और मिस्टर विवुसियान की कंपनी एक कोलैबोरेशन की सक्सेस पार्टी चल रही थी। हम सभी डांस कर रहे थे, मैं, मिस्टर विवुसियान और भी बाकी लोग। अभी विवुसियान वहां से चले गए और मुझे अकेले डांस करना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वहां से उतर गया। वांगजी ने अपने मन में कहा, भला मुझे ये कैसे भूल सकता है, तुम दोनों कितने क्लोज थे और मुझे कितनी ज्यादा जलन हो रही थी। मोसवानियों की आवाज वांगजी के कानों में फिर पड़ती है। उनके जाने के बाद मैं वहां से उठकर ड्रिंक लेने चला गया, तभी एक लड़की मेरे पास आई। उसने कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वह बहुत ज्यादा घबराई थी। मैं उससे कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही उसने मुझे गले लगाकर अपने फेस को मेरे चेस्ट में छिपा लिया। वह उस वक्त कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सामने की तरफ देखा तो वेन जूलियो बहुत गुस्से में किसी को ढूंढ रहा था। मैं फौरन समझ गया कि वो उसी लड़की को ढूंढ रहा है। मैंने देखा कि जब वो वहां से दूर हट गया है तो मैं उसे लेकर अपने प्राइवेट रूम की तरफ चला आया और उसे उसी रूम में छिपा दिया। वो लड़की तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, मगर उसने कुछ भी नहीं बताया। मैंने ज्यादा उसे फोर्स भी नहीं किया। वह रात पर नहीं सोई थी। मेरा भी हाल वही था। जब मुझे लगा कि पार्टी ओवर हो चुकी है तो मैंने पता लगाया कि विंस या उसके कोई आदमी वहां पर है या नहीं। जब मैं श्योर हो गया कि वहां पर विंस के कोई आदमी नहीं है या फिर विंस नहीं है, तो मैं उस लड़की को लेकर बाहर आ गया
और अपने ड्राइवर को बुलाकर वहां उसे छोड़ देने के लिए कहा जहां वह जाना चाहती थी। वह वहां से चली गई। तभी मैंने भी वो सियान को देखा। उसकी हालत पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे देखकर मुझे पता चल गया था उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की है। मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैंने उससे कहा कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो। वीवो सियान ने भी रिप्लाई दिया कि क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। मैंने उसे उस वक्त बता दिया कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कहा मैं उसे भूल जाऊं, और वह वहां से चला गया। मैं काफी हर्ट था और चाइना से फिर फ्रांस चला आया। वांग जी और म्या म्या मोसवानियों की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और फिर अचानक से मुस्कुरा दिए, मानो एक दूसरे से कह रहे हों कि चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो हमारा क्या होता। मोसवानियों ने कहा, मैं फ्रांस आ गया और मेरी मुलाकात फिर से म्या म्या से हुई। हम फिर रिलेशनशिप में आ गए। दोबारा मेरे फादर ने मुझे चाइना बुलाया। सब ठीक ठाक चल रहा था। मेरे फादर और मेरे बीच के रिलेशन भी काफी अच्छे चल रहे थे। उसी बीच मैं एक मॉल में उस लड़की से टकरा गया। उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मगर मैंने देखा कि वह उस वक्त वेंचाओ के साथ थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मगर मैंने बात को टाल दिया और वह इधर उधर मॉल में टहलने लगा। मॉल में इधर उधर टहल ही रहा था कि वो लड़की दोबारा मेरे पास आई और मेरी जेब में कुछ डाल दिया और फौरन ही वहां से चली गई। मैं अपने जेब से उसे निकालने ही वाला था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए और मैं उनसे बातें करने लगा। काफी देर हो गई थी उनसे बातें करते। मैं इस बात को भूल ही गया था। रात में जब मैं अपने रूम में था, अपने कपड़े बदल रहा था, तो मुझे उसका ध्यान आया। मैंने उस पेपर को खोला। उसमें लिखा था, मिस्टर मोसवान्यू हो ना आप? मैंने आपका बहुत पता लगाया, मगर मैं आपसे मिल नहीं पाई। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरा नंबर है, प्लीज आप मुझसे मिल लीजिएगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसे कॉल कर दिया। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। पहले तो मैं डर रहा था, मगर फिर हिम्मत करके उसके पास चला गया। उसने मुझसे कहा, मैं वेन कंपनी में काम करती हूँ। पहली बार जब आपने मुझे देखा था तो उस वक्त मैं वहां पर काम नहीं करती थी। मैं एक नॉर्मल लड़की थी। मेरा एक भाई था जो वेंस के यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। उसे पता चल गया था कि वहां ऐसी मेडिसिन जानबूझकर बनाई जा रही है जिससे कि बीमार पर्सन कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, मगर दवा का असर उस पर स्लो पॉइजन की तरह करता है और 2 या 3 साल बाद या एक ही साल बाद उस पर्सन को दूसरी गंभीर बीमारियां लग जाती हैं और उसे ठीक करने के लिए उसकी दूसरी दवा भी यहाँ से बनती है। और उनका भी हाल वही था। उनसे भी वो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती थी, मगर धीरे धीरे एक नई बीमारी जन्म ले देती थी और यह काफी समय तक चलता रहता था, जब तक कि वह मरने की कंडीशन में ना पहुंच जाए। तो आपको पता चल गया होगा। कुल मिलाकर वेन कंपनी की दवाइयों का असर ये होता था कि उससे लोग ठीक होने के बजाय मरने वाले कंडीशन में पहुंच जाते थे, और वो भी बदतर हालत में, जहां वह खुद को जिंदा रखने की बजाय मरना पसंद करते थे। इन दवाइयों की टेस्टिंग भी आसानी से हो जाती थी। इन्हें पेटेंट भी जल्दी ही मिल जाता था, क्योंकि इनमें मिलने वाले ड्रग आसानी से लेबोरेटरी की पकड़ में भी नहीं आ सकते थे और उन्हें अदर कंट्रीज में सप्लाई करने की भी ग्रीन चिट मिल ही जाती है। इनका शिकार ज्यादातर गरीब लोग और गरीब कंट्रीज वाले लोग होते थे, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती कीमतों पर मिल जाती थी। बाद में इन दवाइयों की वजह से जो नई बीमारी होती थी, उनमें लगने वाली दवाई इनसे ज्यादा कीमत पर बेची जाती थी। जब लोगों को लगने लगता है कि यही दवाइयाँ उनके जीने की आखिरी उम्मीद थी, तो वह इन्हें खरीदने के लिए कुछ भी बेचने को तैयार हो जाते थे। इससे इन दवाइयों की कीमत भी बढ़ जाती है। वेन कारपोरेशन के बाकी बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं। केवल उनका यही बिजनेस उनके कारपोरेशन को नंबर 3 की पोजीशन पर बनाए रखे हुए है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना बड़ा रिस्क है लोगों की लाइफ को लेकर, जिसमें एक छोटी सी बीमारी को उनकी मौत का कारण बनाया जा रहा है, बिना उनके पता लगाए। एक दिन मेरा भाई खुद में लथपथ मेरे पास आया था और ये सारी बातें बताते हुए उसने एक फाइल पकड़ा दी थी और कहा, सीजे ये फाइल ले लो, इसका अधूरा काम आपको पूरा करना है। और इतना कहने के बाद वह भाग गया था। मैं उसे रोकने के लिए दौड़ी, मगर उसने बाहर से डोर बंद कर दिया। मैंने उस फाइल को संभाल कर रख दिया और किसी तरीके से डोर को ओपन करवा कर उसके पीछे भागी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मैं उसे ढूंढ नहीं पाई और अगले दिन सड़क पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। मैं वहीं खड़ी थी
मगर मैं उसके पास नहीं गई। मेरा दिल उस वक्त किस कदर रो रहा था मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी कि सीजे आपको मेरा अधूरा काम पूरा करना है। इसी वजह से मैं उसके करीब नहीं गई। शायद वे लोग उस पर नजर रख रहे थे। मैंने रात की पार्टी में वेन चाओ और वेंसू पर नजर रखी थी, मगर वेन जूलियो को पता लग गया कि कोई उन पर नजर रख रहा है, इसलिए वह मुझे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा। उसने मेरा फेस नहीं देखा था और आपने मुझे बचा लिया। फिर मैंने अपने भाई की फाइल को स्टडी किया। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट थे जो उन मेडिसिन के रिसर्च पेपर थे, मगर ये अधूरे थे क्योंकि उन डॉक्यूमेंट को देखने से कहीं भी नहीं पता चल पा रहा था कि वो वेन कारपोरेशन से रिलेटेड हो। मैंने इसका प्रूफ ढूंढने के लिए ही वेन कारपोरेशन को ज्वाइन किया और वेन चाओ की सेक्रेटरी बन गई। यहाँ तक कि मैं उसकी बेड पार्टनर भी बन गई हूँ। तुम्हें मरने का डर नहीं है? मैंने उससे पूछा। उसने कहा नहीं, क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। और पता है कैसे? एक बार मुझे फीवर था, मैंने भी उसी कंपनी की मेडिसिन ले ली थी। शायद यह उसी का साइड इफेक्ट हो। मेरी तो रूह ही कांप गई थी जब मैंने उसके मुंह से ये सुना था। उसने कहा, अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है, मगर मैं मरने से पहले अपने भाई की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। इस वक्त मैं बस आप पर भरोसा करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ क्यों, मगर मैं चाहती हूँ। मैंने एक बार फिर उससे कहा, चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। उसने हंसते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले आ गया होगा? मैंने सोचा था कि मैं उनकी मदद ले लूं, मगर आपको पता है इस वक्त पुलिस के कई हाई ऑफिसर्स में से कई वेंस के बहुत ही क्लोज रिलेशन के हैं। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि वेन कंपनी में क्या चल रहा है। इसी वजह से मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और खुद से एविडेंस कलेक्ट करने में लग गई, जो बस अब पूरी ही होने वाली है। मैंने ये सब आपको बस इसलिए बताया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप इस फाइल को लेकर मीडिया में जाइएगा, मीडिया के सामने क्लोज करिएगा, ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी पॉलिटिशियन के सामने। तो अब आप जाइए। इतना कहकर उसने मुझे जाने का इशारा किया। मैं भी चला आया। उसके बाद काफी दिन बीत गए। उस दिन जिस दिन मैं कनाडा जाने वाला था, मैं जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा मुझे एक कॉल आ गया। वह उसी लड़की का था। उसने मुझसे कहा, उसकी आवाज बहुत टूटी लग रही थी, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब आपको अपना वादा पूरा करना है। आप अपना वादा पूरा करेंगे ना? उसकी बात पूरी नहीं हुई कि उसका कॉल कट हो गया। शायद वह उस वक्त तक मर चुकी थी। मैं कनाडा आ गया, म्याम्या से मैरिज की। हम फ्रांस जाकर एक अच्छी लाइफ जीने लगे। तभी वेंस को मेरे बारे में पता लग गया कि उसने आखिरी कॉल मुझे किया था। फिर वेंस मुझे परेशान करने लगे। उनके धमकी भरे कॉल मुझे आने लगे थे। मैंने कहा मैं फाइल को नहीं जानता हूँ, मगर उन्होंने कहा कि उस लड़की ने आखिरी कॉल करके मुझे बताया है। यही नहीं, उन्होंने मेरे और म्याम्या के खिलाफ मेरे फादर को भड़का दिया। इस वजह से मेरे फादर ने मेरे सभी अकाउंट क्लोज कराकर मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। उन्होंने मुझे कमजोर करने के लिए जिन्स को भी म्याम्या के खिलाफ कर दिया। उस वक्त आपने मेरी बहुत मदद की थी, आपको याद है ना? वांग जी जो वहां पे बैठा था, सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, अपना सर हाँ में हिला दिया। उस दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मैंने अपनी कार को अपार्टमेंट में मोड़ने के बजाय अलग अलग रास्तों पर दौड़ाने लगा था। कुछ ही देर में मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और एक प्राइवेट जेट तैयार रखने को कहा और साथ ही एक एरिया का नाम बताया और वहां पे एक कार भेजने को कहा। मैं अपनी कार से उतर गया, मगर मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। कुछ लोगों ने अपनी कार रोक दी थी और मुझ पर हमला कर दिया था। मैंने किसी तरीके से उनका मुकाबला किया और उन्हें चकमा देकर एक दूसरे कार के पास आ गया जो मेरा वो फ्रेंड चला रहा था। मैं उसी के साथ म्याम्या के पास आया और म्याम्या को जबरदस्ती तुम्हारे पास चाइना भेज दिया। मैं उस दिन के बाद से कई दिनों तक ऑफिस नहीं गया। मैंने अपने अपार्टमेंट चेंज कर लिया था, मगर कब तक ऐसा कर पाता? जब पूरी तरीके से ठीक हो गया तो मैंने फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मैंने म्याम्या को तुम्हारे पास भेज दिया था ताकि वो म्याम्या को हर्ट ना करे। मैं भी चाइना आने ही वाला था, मगर फिर वेन चाओ यहाँ पर आ गया। उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की और कर लिया। मुझे उसने उस वक्त बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था, मगर मैंने कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि वो म्याम्या को मार देंगे। मैं डर गया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया।
हम सुबह निकलने वाले थे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। शायद इसी वजह से वेंस बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए थे। वो फ्री हो गए थे और मेरे ऊपर पाबंदियां भी कम कर दी थी। मैंने देखा कि सब सो रहे थे, कुछ ड्रिंक कर रहे थे। मैं वॉशरूम जाने के बहाने वहां से भाग निकला। तभी एक पर्सन ने मुझे पकड़ लिया और मैंने फिर उससे फाइट की और वहां से निकलने में कामयाब हो गया। और वहां से बचते हुए मैं अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट आ गया और तुम्हें कॉल करने के लिए कहा, मगर उसने शायद किसी साहु सिंचन को कॉल कर दिया था। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। वांग जी ने कहा, ओह, तो पूरी बात यह है। मुझे फाइल के बारे में पता था, मगर उसमें क्या था इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मगर अब तुम चिंता मत करो, पहले थोड़ा ठीक हो जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिनों बाद तुम ट्रेवल कर सकते हो। हम 4 दिन बाद चाइना जाएंगे और फिर उन वेंस को देखेंगे। इधर विंग किसी तरीके से अपना काम पूरा कर लिया और शाम को ही लैंड मेंशन पहुंच गया। मेंशन में कुरैन और सीचेन मैंग्याओ से बातें कर रहे थे। विंग ने जब उन्हें देखा तो उसे बहुत ऑकवर्ड लगा। फिर भी उसने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए उन्हें बो किया। सीचेन और मैंग्याओ को देखकर विंग को जरा सा भी नहीं लग रहा था कि वे उसे देखकर सरप्राइज हैं या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कुरैन ने कहा, देखा सीचेन मेरा डर, ये वीवुसियान लेट नाइट आने वाला था मगर शाम को ही आ गया। कुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा। सीचेन और मैंग्याओ हंसने लगे। विंग थोड़ा सा झेप गया, उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने पाउटी सा लिप्स बनाया और कुरैन की तरफ देखने लगा। सीचेन ने कहा, वीवुसियान तुम कितने क्यूट लग रहे हो। अब तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो, हमें थोड़ा काम है, हम डिनर पर मिलते हैं। तभी कुरैन ने कहा, वीवुसियान तुम जाओ, कपड़े चेंज करके आओ, तुम्हें आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और अपने रूम में चला जाता है। सीचेन ने कहा, अंकल आप वीवुसियान को ऑर्डर दे रहे हैं? हाँ तो क्या हुआ, क्यों, क्या तुम चाहते हो कि रात में डिनर बनाने का ऑर्डर मैं तुम्हें दूं? नहीं अंकल, हम चलते हैं, सीचेन ने हंसते हुए कहा। अंकल ने कहा, ओके जाओ, जल्दी आना, डिनर हम साथ में करेंगे, कहीं से बाहर करके आने की जरूरत नहीं है। सीचेन ने कहा, जरूर, हम जल्दी आ जाएंगे। और वह मैंग्याओ का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। विंग अपना ड्रेस चेंज करके कुरैन के पास आता है। कुरैन ने कहा, तो मिस्टर वीवुसियान आज आप मेरी हेल्प करेंगे? विंग ने कुरैन की तरफ देखते हुए कहा, हेल्प? कैसी हेल्प चाहिए आपको अंकल? चलो किचन में बताता हूँ। कुरैन विंग का हाथ पकड़कर किचन में ले जाते हैं और किचन में काम करने वाले सर्वेंट से कहते हैं, आज का शेफ मैं हूँ और ये मेरा असिस्टेंट है। वो सर्वेंट अपना सर झुकाता है और वहां से चला जाता है। विंग ने आश्चर्य के साथ कुरैन की तरफ देखा और कहा, आप डिनर बनाएंगे? कुरैन ने भी हंसते हुए कहा, नहीं, हम डिनर बनाएंगे। विंग ने क्वेश्चनिंग लुक देते हुए कहा, मगर क्या आप कुकिंग कर लेते हैं? कुरैन ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? कुरैन ने कहा, ओह, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है कि किसी को मुझ पर विश्वास नहीं होता है। अगर मिस्टर वीवुसियान, कुकिंग शक्ल से नहीं बल्कि हाथों से की जाती है, तो इसे लो और काटो। यह कहते हुए कुरैन ने विंग के हाथों में नाइफ को पकड़ा दिया और साथ में वेजिटेबल बास्केट भी। विंग अपना पाउटी लिप्स बनाकर कुरैन की तरफ देखने लगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।